हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम यहाँ पे घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और ये नवीनतम एडिशन है 2026 का। और यहाँ पे हम घटना चक्र सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करेंगे। और ये आपके आगामी हाई कोर्ट, आरओ, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो तमाम एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे क्वेश्चन जो है लिए गए हैं। तो यहाँ पे आईएएस पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़, ये सब, और साथ ही यूपी ट्रिपल एससी के जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं उनके भी यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और तो चलिए अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ये टॉपिक है, यहाँ पे है हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियाँ, उत्पत्ति एवं विकास। इससे संबंधित यहाँ पे 250 क्वेश्चन हैं जिनको हम सब यहाँ पे एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास, क्योंकि क्लास लंबा होने वाला है तो इस वजह से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा तुर्की। आर्य भाषाओं में तुर्की शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है ये बिहार बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने आपको फ्रंट पेज पे ही दिखा दिया है कि कितने सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो ये बताना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करना है बार बार कि कौन सी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फ्रंट पे हमने दे दिया है कि कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन वही है सेम, जो कि यूजीसी हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र नवंबर 2020 में पूछा गया है। देखिए प्रीवियस ईयर का कितना महत्व होता है। तो यहाँ पे फिर से सेम ऑप्शन है, ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न है, आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है तमिल, मुंडा, तिब्बती, खासी। तो आस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा जो हो जाएगी ये कौन सी है? तो ये मुंडा हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? केल्टिक, इटालिक, जर्मनिक, या फिर सियोन। तो यहाँ पे भारोपीय परिवार की जो भाषा नहीं है उसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा सियोन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? कन्नड़, असमिया, उड़िया, या फिर बैंगला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नड़। तो कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? ऑप्शन देखते हैं, रोमेटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी भाषा परिवार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य जो है चीनी भाषा परिवार से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, या फिर भारोपीय भाषा परिवार। तो कन्नड़ का संबंध यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपीय, काकेसी, या फिर पापुई। तो हिंदी जो है यहाँ पे भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, या फिर ब्रज। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो मेवाती जो है यह उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये हरियाणा की भाषा है, याद रखिएगा। बाकी कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश की भाषा है, जिसमें कन्नौजी जो है ये मध्य उत्तर प्रदेश में खास करके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, भोजपुरी जो है ये पूर्वांचल में बोली जाती है। अक्सर जो है ज़िले जो हैं बिहार से सटे हुए हैं, जैसे बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, ये सब ज़िलों में। और ब्रज जो है तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो इनको विकास क्रम में लगाना है। तो इसका जो यहाँ पे विकास क्रम हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका, सबसे पहले प्राचीन संस्कृत हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे लौकिक संस्कृत, प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर होगा आपका सौरसेनी, और फिर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा ACBD, ACBD। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा के विकास का जो यहाँ पे सही क्रम है वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी यहाँ पे ऑप्शन जो है सही नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। पीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर हिंदी के विकास का सही क्रम देखा जाए तो सबसे पहले संस्कृत आएगी, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और लास्ट में हिंदी। तो याद रखिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो जाहिर सी बात है संस्कृत ही यहाँ पे सबसे जो है प्राचीन भाषा होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत या फिर संस्कृत। तो इसमें से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है ये पूछा गया है, तो पंजाबी यहाँ पे प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष की आदि भाषा है लौकिक संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या फिर अपभ्रंश। तो भारतवर्ष की आदि भाषा जो है वैदिक संस्कृत यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था नाम है? पाली, हिंदी, संस्कृत या फिर अवहट्ट। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का जो नाम है ये क्या था? तो ये पाली था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्राकृत जो है यह जैन धर्म की भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रज भाषा, पाली, खड़ी बोली या फिर प्राकृत। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश इसमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पाली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 21वीं सदी तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कितना था? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कच्चायन या फिर हेमचंद। तो यहाँ पे पाली भाषा के सर्वप्रथम जो व्याकरण थे ये थे कच्चायन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया था? तो इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं इन्होंने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपभ्रंश। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वर्ग दिया हुआ है, सूची 2 में यहाँ पे बोली है, इनको सुमेलित करना है। तो पश्चिमी हिंदी जो है ये हो जाएगी बुंदेली, और पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी जो होगी यहाँ पे ये हो जाएगी बघेली, और बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी जो हो जाएगी ये हो जाएगी मगही, बिहारी हिंदी मगही, और राजस्थानी जो हो जाएगी मेवाती, राजस्थानी जो है मेवाती। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 ऑप्शन डी में, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? उड़िया, मराठी, बिहारी या फिर बांग्ला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मराठी। मराठी जो है ये आधुनिक आर्य भाषाओं की वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश, अवधी, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा। तो आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो है किससे हुआ है? तो इसका विकास जो है ये अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? तो अपभ्रंश में टोटल 8 स्वर मौजूद हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम यहाँ पे कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और चीनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ये इसका सही क्रम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी या फिर बंगाली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पंजाबी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो है पंजाबी बोली का विकास जो है ये पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर अपभ्रंश? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली इसमें से भाषा जो है यह अपभ्रंश हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी, निमाड़ी, बुंदेली या फिर बांगरू? तो यहाँ पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में कौन नहीं है। तो बांगरू जो है यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली नहीं है। यहाँ पे बांगरू जो है यह हरियाणा या फिर हरियाणवी बोली जो होती है उसे बांगरू कहा जाता है और हरियाणा वाले क्षेत्र में ये बोली जाती है भाषा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मालवी, निमाड़ी और बुंदेली ये तीनों जो भाषाएं हैं मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। खड़ी बोली, तो खड़ी बोली जो है ये किससे संबंधित है? तो ये बिजनौर से संबंधित हो जाएगी। ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज भाषा जो है ये संबंधित है आगरा से। और बांगरू जो है, तो बांगरू अभी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा, तो ये संबंधित है बांगरू किससे? तो बांगरू जो है यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन और है और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। खड़ी बोली आपका हो जाएगा बिजनौर। ब्रज भाषा तो ये हो जाएगा आगरा। और बांगरू तो करनाल, करनाल जो है ये हरियाणा का ही एक जिला है। अवधी जो है ये सुल्तानपुर हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 5 2। 4 3 5 2 जो है इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली कौन सी भाषा नहीं है? तो सिंधी जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ये ब्राचड़ अपभ्रंश के तहत आने वाली भाषा है सिंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संथाली भाषा जो है ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये आश्रित परिवार से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास जो है ये खस अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा, खस अपभ्रंश से हुआ है पहाड़ी हिंदी का विकास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर सौरसेनी अपभ्रंश? तो यहाँ पे हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है ये अपभ्रंश से मानी गई है। तो यहाँ पे अपभ्रंश है नहीं किसी ऑप्शन में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट किया था। तो यहाँ याद रखिएगा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है किससे हुई है? तो अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है यहाँ पे किस अपभ्रंश से मानी जाती है? फिर यहाँ पे अपभ्रंश ऊपर ही दे दिया गया है, तो यहाँ पे सौरसेनी और मागधी दोनों माना जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि अपभ्रंश के ही प्रकार हैं सौरसेनी और मागधी, तो यहाँ पे ए और बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर जो एक प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति, यहाँ पे मूल उत्पत्ति दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ है इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो यहाँ पे सौरसेनी मागधी दोनों हो जाएगा। और नेक्स्ट इस प्रश्न में है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्राचर, सौरसेनी, मागधी या फिर पैसाची? तो पश्चिमी हिंदी का विकास जो है हुआ है सौरसेनी से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी की जो 2 बोलियां हैं इसमें से ये हो जाएंगी खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली और बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की 2 प्रमुख बोलियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से कौन जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बघेली। बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ये दक्षिणी जो है इसे दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है और ये अर्धमागधी अपभ्रंश की बोली है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी या फिर डोंगरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी डोंगरी। डोंगरी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डोगरी जो है ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली या फिर मगही? तो यहाँ पे मगही जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, जो कि यूजीसी हिंदी प्रश्न पत्र जुलाई 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मगही जो है ये पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसमें से कौन सी नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के तहत यहाँ पे जो भाषा नहीं आती है उसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा यह हो जाएगा बघेली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं आती है, ये पूर्वी हिंदी के तहत बोली जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? कौन सी इसमें से नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी जो है ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर कन्नौजी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अवधी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी वर्ग की भाषा है, ना कि जो है बोली है, ना कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? तो खड़ी बोली आती है, ब्रज आती है, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी ये सब आती हैं। और पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। साथ ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं और इनका जो उद्भव हुआ है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की जो है टोटल जो है 5 बोलियां हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, तो ये हैं 5। ऑप्शन बी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो ब्रज भाषा है और बुंदेली भी है, खड़ी बोली भी है, अवधी नहीं है, अवधी पूर्वी हिंदी का है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली शामिल है? तो पश्चिमी हिंदी में यहाँ पे कौन कौन सी बोली जो है कौन सी बोली शामिल है? तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं और ये इसका उद्भव जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और यहाँ पे कौन इसमें शामिल है? तो कन्नौजी इसमें शामिल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसमें से कौन सी बोली नहीं आती? तो अवधी नहीं आती, पूर्वी हिंदी की भाषा है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो यहाँ पे सौरसेनी अपभ्रंश से जिस भाषा का विकास हुआ है वो है गुजराती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज, अवधी, दक्षिणी हिंदी या फिर अपभ्रंश? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है यहाँ पे अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो खड़ी बोली कौरवी का उद्भव जो है यहाँ पे उत्तरी रूप से हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव जो है सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर मालवी? तो हिंदी का मानक रूप जो है ये विकसित हुआ है किससे? तो खड़ी बोली से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा रचित है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा 1914 में रचित हुआ था प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रिय प्रवास महत्वपूर्ण है और किसके द्वारा रचित है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा 1914 में रचित किया गया था प्रिय प्रवास। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली किससे निकली है? तो खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी से निकली है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो इसमें से कौन सी बोली जो है ओकार बहुला नहीं है? तो खड़ी बोली जो है ये ओकार बहुला नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है यूजीसी हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का प्रश्न है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी बोली का उदय जो है ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये पश्चिमी हिंदी का भाग है। अपसौरसेनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और खड़ी बोली के विकास में किसने महत्वपूर्ण जो है रोल अदा किया था? तो अमीर खुसरो थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आउचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आउचड़ को खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। एमपीएसआई का प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औते रहेगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो औते रहेंगे को खड़ी बोली में कहते हैं आते ही रहें। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये भी एमपीएसआई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईर्खा जो है खड़ी बोली में इसको कहते हैं ईर्ष्या। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा रिक्त स्थान यहाँ पे क्या होता है? तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा जो है यह विस्तृत होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो होन को खड़ी बोली में महा कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो है ये हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये पश्चिमी हिंदी का पार्ट है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो यहाँ की जो बोली है ये क्या है? तो ये खड़ी बोली है। ऑप्शन सी होगा, ये खड़ी बोली है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाए। खड़ी बोली का एक नाम कौरवी भी है और इसका उद्भव किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये पश्चिमी हिंदी का पार्ट है और खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली या फिर अवधी? तो दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का जो नाम है ये है खड़ी बोली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कौरवी इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी जो है यह किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी खड़ी हिंदी को कहते हैं, खड़ी बोली को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? वही प्रश्न बार बार। और ये जो है पीजीटी परीक्षा, साथ ही आपका जो है केवीएस, इन सब एग्जाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट करके पूछा गया है। तो ये कौरवी ही होगा खड़ी बोली का दूसरा नाम। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो कौरवी को ही आरंभ में जो है ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किस भाषा को पिंगल नाम दिया गया था? तो ब्रज भाषा को पिंगल नाम दिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का ये भाग है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो इन्होंने ब्रज भाषा में ही सूरसागर की रचना की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो अभी हमने देखा ब्रज भाषा ही होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है ब्रजभाषा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अभी हमने ऊपर पढ़ा सूरसागर जो है किस भाषा की रचना है, तो सूरसागर यहाँ पे जो है ब्रजभाषा की रचना है। यूपी टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर जो है 2017 में पूछा गया प्रश्न था। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रजभाषा इनमें से काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है और ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रज हिंदी अभी हमने पढ़ा कि ये आती है पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। ऑप्शन सी है ये। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और ये यूपी ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? संस्कृत, ब्रज, मारवाड़ी या फिर मराठी? तो मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्भव है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और ये किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है ये ब्रज भाषा से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से ब्रज भाषा है। इसको कौन सी भाषा कहा जाता है? तो इसको काव्य भाषा भी कहा जाता है, काव्य भाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रज भाषा का क्षेत्र इसमें से सरगुजा नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसलिए ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। बाकी धौलपुर, मथुरा और आगरा ये तीन के तीनों जो हैं ये ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं, जिसमें से मथुरा और आगरा उत्तर प्रदेश का जिला है और धौलपुर जो है ये राजस्थान का जिला है। तो यहाँ पे सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ का है, इसलिए ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। बाकी तीनों ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा और ये टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी का जो है संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टीजीटी पुनः परीक्षा 2004 में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो ब्रजबुली जो है ये बंगला भाषा का जो है कृत्रिम रूप है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधांती, तो लोधांती जो है इसमें से आती है बुंदेली भाषा के अंतर्गत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस सीसैट एग्जाम 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है, ये पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो ग्वालियर की बोली जो है बुंदेली है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्र में जो है ये भाषा बोली जाती है बुंदेली, और मेनली बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? यूपीपीसीएस एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, बुंदेलखंड के क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर अवधी? तो पंवारी इनमें से किससे संबंधित है? तो ये बुंदेली से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बुंदेली का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2020 का प्रश्न है, उत्तराखंड पीजीटी का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो राघड़ी बोली जो है बोली जाती है हरियाणा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई एग्जाम जो है 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बागरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बागरू जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हरियाणवी या बांगरू जो है यह पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार
समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। और खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। ऑप्शन डी में है कि राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि पैसाची अपभ्रंश से तो जो है पंजाबी भाषा का जो है विकास हुआ है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। राजस्थानी उपभाषा का विकास जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ना कि पैसाची अपभ्रंश से। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास हुआ है, जानते रहिएगा। तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर, क्योंकि असत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जयपुरी का स्थानीय नाम है, तो जयपुरी का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? तो इसका स्थानीय नाम है ढूढ़ाड़ी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। UPSSC में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती जो है राजस्थानी हिंदी की उपभाषा बोली है। ऑप्शन बी सही आंसर। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो मीराबाई के जो पद हैं ये राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। UPSI 2021 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या फिर मालवी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बुंदेली। तो इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो बुंदेली इसमें से राजस्थान की बोली नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली जो है ये पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। UPSSC में पूछा गया है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? UPSI एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो हड़ौती बोली बोली जाती है राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या फिर पहाड़ी? तो उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है पहाड़ी नहीं बोली जाएगी, बाकी तीनों भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से गढ़वाली की उपबोली है। तो गढ़वाली की यहाँ पे उपबोली कौन सी हो जाएगी? तो सलानी हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो ये माना गया है किससे? तो ये माना गया है मागधी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो इसमें से बिहारी हिंदी का रूप जो है अवधी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका जो है ये बोली है छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी की बोली का जो नाम है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ए, मगही। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहारी हिंदी का विकास मगही अपभ्रंश से हुआ है और इसके अंतर्गत मगही, मैथिली तथा भोजपुरी बोलियां आती हैं। वर्तमान में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी या फिर मैथिली? तो यहाँ पे जयपुरी जो है ये बिहार की जो है नहीं है, ये राजस्थान की बोली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो है ये मागधी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य जो बोली जाने वाली भाषा है ये है भोजपुरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? तो किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? तो ये कहा गया है वाराणसी क्षेत्र की बोली को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कशिका जो बोली जो है ये भोजपुरी से ही संबंधित है, यानी कि भोजपुरी का ही एक रूप है, याद रखिएगा। और ये UPSSC ग्राम पंचायत अधिकारी पुनः परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊ हमरा के खिलही ना देत रहे कहाँ की बोली है? राजस्थान, ब्रज, भोजपुरी, ग्रामीण, खड़ी बोली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भोजपुरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ये क्वेश्चन जो है UPSSC सम्मिलित सहायक लेखा व लेखा परीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था और यही प्रश्न रिपीट होके UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी, पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी?
तो यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे भोजपुरी जो पूर्वी हिंदी दिया हुआ है ये यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म यहाँ पे गलत है। भोजपुरी मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली क्या है? तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली जो है ये भोजपुरी हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गयल भयल, गयल भयल आदि किस बोली की किस तरह की क्रिया है, किस तरह की क्रियाएं हैं? तो ये जो गैल भैल हैं ये भोजपुरी की भूतकालिक भाषाएं हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भोजपुरी में जब किसी चीज़ को भूतकाल में रखना होता है तो वहाँ पे गैल बोला जाता है, यानी कि चला गया, और भैल मतलब हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है ये बिहारी उपभाषा की बोली है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? तो पटना जो है ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये मगही में आता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली यहाँ पे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मगही जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, या बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि जो थे ये थे विद्यापति, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनको जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता था, टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि और मैथिल कोकिल जिनको कहा जाता था वे हैं विद्यापति जी, ऑप्शन सी सही आंसर। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से अर्धमागधी में हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की विशेषता है? तो ये विशेषता जो है ये है किस भाषा की? तो ये विशेषता यहाँ पे पूर्वी हिंदी की हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोली भोजपुरी नहीं है, ये बिहारी हिंदी की बोली है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो बुंदेली यहाँ पे पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली ना होकर के पश्चिमी हिंदी बोली वर्ग की जो है बोली है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से जो है अर्धमागधी अपभ्रंश में हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जीआईसी टीजीटी इन सब परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो यहाँ पे जयपुरी नहीं बोली जाती, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ये बोली कौन सी है? अवधी, खड़ी, ब्रज या फिर हरियाणवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी का, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली यहाँ पे किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है अर्धमागधी से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी बोली की भाषा है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण कृत कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? तो कृष्णायन जो है ये अवधी बोली में लिखी गई है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो द्वारका प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। यह एक महाकाव्यात्मक रचना है, क्या? तो कृष्णायन, इसको याद रखिएगा, कृष्णायन किसकी रचना है? तो द्वारका प्रसाद मिश्र जी की रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन बी सही आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो इन्होंने अपनाया था अवधी का, और 12 मासा इनकी रचना है पद्मावत, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा इनमें से कौन सी है?
और ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो ये अवधि में जो है लिखी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह किसमें प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये अवधि में नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो ने का प्रयोग अवधि में नहीं होता है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? तो ये किया जाता है अवधि में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ताले कै पानी पताले गए बिटिया पुरह इन गई कुम्भलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे कै रचाऊं बियाह रे। ये एक विवाह गीत है और जो है ये किस बोली का है? तो ये बोली जो है अवधि है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? ये प्रश्न जो है ये किस में पूछा गया है? तो ये पूछा गया है आपके आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में और ये अवधी भाषा में होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधि को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और ये पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। तो इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली अवधि ही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी यहाँ पे अवधि बोली जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 142। टोटल यहाँ पे 250 प्लस प्रश्न है। 142 छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की उपबोली है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली जो है ये जबलपुर में बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी की जो है बोली है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी उपभाषा की ये बोली है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, बघेली हो जाएगी। ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही आंसर। भारतीय संघ की राजकीय भाषा तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में हिंदी को माना गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की राजभाषा तो भारत की राजभाषा जो है यहाँ पे कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि आर्टिकल 343 ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो यहाँ पे ये दिया गया था 15 वर्षों तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो कि इंग्लिश अभी तक चल रही है। क्योंकि इसमें भी एक रीज़न है क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके अपने लोकल वहाँ के लैंग्वेजेज हैं और जो उत्तर भारतीय हैं उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ी जो है ऑल ओवर हर पर्सन को थोड़ा बहुत समझ में आ जाती है। तो एक कम्युनिकेट करने का एक जो माध्यम बन जाता हो वो इंग्लिश ऑल ओवर जो है बन जाता है। उसमें साउथ इंडियन हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गए, इन किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी तेलुगु, कन्नड़ ये सब सीखने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए 15 वर्षों तक किया गया था। खैर अभी भी इनको जो है हटाया नहीं गया है अंग्रेजी को। अभी भी जो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है वहाँ सब जो वाद विवाद होते हैं इंग्लिश में ही वहाँ पे दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो आर्टिकल 343 के तहत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और शायद भाग 17 है। हाँ, भाग 17 के आर्टिकल 343 में हिंदी को शासकीय भाषा यानी कि राजभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी, कन्नड़, नेपाली,
या फिर तुलु। तो तुलु यहाँ पे शामिल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सिंधी, कन्नड़ और नेपाली तीनों शामिल हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो ये आर्टिकल है 343, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का मान्यता दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? वही प्रश्न बार बार पीजीटी परीक्षा 2005 का है, 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 343 भाग 17, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और ये यूपीएससी वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, जो भारतीय संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं टोटल, जिसमें से जो है छत्तीसगढ़ी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, अवधी नहीं है और अंग्रेजी नहीं है। ये सारी भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष सारी भाषाएं यहाँ पे शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। उर्दू भी इसमें शामिल नहीं है। खैर, कार्य के रूप में अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पहले नंबर पे हिंदी है और दूसरे नंबर पर यहाँ पे उर्दू को 1989 में जो है शामिल किया गया था। द्वितीय भाषा अगर उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो उर्दू है, फर्स्ट जो है हिंदी है, दूसरा उर्दू है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में यहाँ पे नेपाली हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेपाली को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को शामिल किया गया था साथ में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 160, हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो यहाँ पे ये दायित्व जो है ये संविधान की किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 351 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो इनका नाम था गोपालस्वामी अयंगर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ये DSSB PGD का प्रश्न था, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? और याद रखिएगा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी, राजभाषा। अगर राष्ट्रभाषा बन जाएगी तो ये पूरे मतलब भारत में इसको लागू करना अनिवार्य हो जाएगा। ये राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, तो इसको याद रखिएगा। खैर, इन्होंने घोषित करने के लिए प्रस्ताव दिया था और इनका नाम था गोपालस्वामी अयंगर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास से संबंधित यहाँ पे निर्देश जो है दिए गए हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। TGT परीक्षा 2004 का प्रश्न है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 343 के तहत, तो यहाँ पे जो है 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे VG खरे यानी कि बाल गंगाधर खेर थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संविधान के 343 में वर्णित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाग कौन सा है? तो भाग राजभाषा से संबंधित है 17, भाग 17 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस संविधान में वर्णित है? तो ये वर्णित है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये TGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है,
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? और ये जो है आपका बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा 2023 का प्रश्न है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343 ए के तहत यहाँ पे घोषित किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2013 का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहा जाता है? तो लिपि कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की आवश्यकता जो है भाषा लिखने में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है, तो हिंदी भाषा को लिखने के लिए जो है देवनागरी लिपि जरूरी है। तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में कौन है? तो ब्राह्मी लिपि है विश्व की प्राचीनतम लिपियों में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? तो यहाँ पे ये विकसित हुई है कन्नड़। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। MPSI यानी कि मध्य प्रदेश SI 2016 का ये प्रश्न है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में जो स्वर वर्ण हैं इनकी संख्या टोटल 11 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं। तो आ ई उ री ए आई ओ और औ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या टोटल 11 है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है UPSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा का प्रश्न है। ऑप्शन सी सही आंसर। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें से जो है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो सही आंसर जो है मराठी भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो ये माना जाता है गुजरात में हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है PGT परीक्षा और UPPCS LT ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अभी हमने देखा ब्राह्मी। यहाँ पे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी यानी कि देवनागरी लिपि को दक्षिण में कहा जाता है। तो इनको नंदी नागरी कहा जाता है दक्षिण में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो देवनागरी लिपि के विषय में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है देवनागरी लिपि के विषय में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो गलत है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। तो यहाँ पे जो है इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सही है। यह वर्णात्मक लिपि है, तो ये गलत है। यह अक्षरात्मक लिपि है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। 2 सही है यहाँ पे, 2 गलत है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। खैर हमने इसको आपको बता दिया है, व्याख्या कर दिया है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही। यहाँ पे A और C गलत है और B और D सही है। और ये प्रश्न TGT परीक्षा 2011 में पूछा गया था। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे? तो ब्राह्मी जो है लिपि से माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। TGT परीक्षा 2009 में पूछा गया। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो
विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन नहीं थी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष ये तीनों जो हैं इनमें से जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, इसमें सिरो रेखा का प्रयोग होता है। तो ये तीन के तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि जो है ये मूलतः क्या है? तो ये मूलतः हो जाएगी अक्षरात्मक। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि मुख्यतः अक्षरात्मक है, ऑप्शन सी सही आंसर। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास जो है किससे हुआ है? तो प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास है ये कुटिल लिपि से हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, काका कालेलकर थे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ये दिया गया था किसके द्वारा? तो ये दिया गया था सुनीत कुमार चटर्जी जी के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यही सुझाव जो है सेम सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भी दिया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे याद रखिएगा। दो लोग हैं ऐसे, सुनीत कुमार चटर्जी और सुभाष चंद्र बोस, दोनों लोगों के द्वारा देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने की बात की गई थी, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी में आ के बाहर खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो आ के बाहर खड़ी का सुझाव जो दिया गया था ये काका कालेलकर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये यूपी PSC LT ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो आचार्य नरेंद्र देव जी थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। TGT परीक्षा 2001 का प्रश्न है। इन पंजाबी की लिपि है, तो गुरुमुखी जो है ये पंजाबी की लिपि है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। PGT परीक्षा 2013 का प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये यहाँ पे जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। UPSSC का ये प्रश्न है, विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 का, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 नवंबर 1953 की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस बैठक की जो अध्यक्षता हुई थी ये की गई थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल 17 बोलियां हैं, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो ननाबदीज हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे 17 बोलियां हैं हिंदी भाषा में टोटल, तो यहाँ पे 18 है, निकटतम आंसर माना जाएगा तो 18 मान लिया जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर 17 ही होगा, तो यहाँ पे ननाबदीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, तो उपभाषा। यहाँ पे किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। PGT परीक्षा 2011 का प्रश्न है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह बन जाती है उपभाषा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोली का क्षेत्र जब बढ़ जाता है और उसमें लोग साहित्य की रचना करने लगते हैं, यानी कि काव्य और गद्य और पद्य लिखे जाने लगते हैं, तो वह क्या बन जाती है? तो वह उपभाषा बन जाती है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? तो हिंदी भाषा की टोटल 5 विख्यात बोलियां हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। UPSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 का प्रश्न है, और इसकी हिंदी भाषा की जो विख्यात 5 बोलियां हैं उनमें बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी भाषा यहाँ से पे आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो अरबी नहीं आती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जयपुरी जो है यह उत्तर प्रदेश की नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कौन सी बोली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो बुंदेली बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा C and D, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन C and D इसका सही आंसर होगा। बनारसी किसकी उपबोली है? तो बनारसी जो है यहाँ पे भोजपुरी की उपबोली है। इसको क्या कहा जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो कसिका कहा जाता है इसको। जो बनारसी बोली है ये भोजपुरी का ही एक रूप है, और भोजपुरी में
और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कसिका कहा जाता है, भोजपुरी का ही एक रूप है कसिका, याद रखिएगा, बनारसी को कसिका कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो भोजपुरी किसकी उपबोली है, सॉरी बनारसी। तो यहाँ पे ननाबदीज, कहीं भोजपुरी दिया नहीं है, तो ये भोजपुरी के हैं, जानते रहिएगा। तो इसमें से कोई भी आंसर इसका सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने का जो श्रेय मिला है, ये मिला है लल्लू लाल को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थक अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो वहाँ जो शब्द शक्ति होती है या होती है व्यंजना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूजीसी नेट का ये 2014 का प्रश्न है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम यहाँ पे ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूजीसी का ये प्रश्न है 2014 का। सही विकल्प चुनिए। अंगिका भाषा डाट के अंतर्गत आती है। तो अंगिका जो है ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है। तो हिंदी भाषा बोलने वालों का स्थान यहाँ पे कौन सा है, तो चौथा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चौथा स्थान है यहाँ पे हिंदी भाषा बोलने वालों का। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। तो ये कार्यरत है राजभाषा विभाग के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भाषा के 3 रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप कौन कौन से होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी। तो भारत में न्यायालयों की जो भाषा थी अरबी और फारसी थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1835 तक फारसी भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रयोग होती थी भारत में। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ये भाषा जो है फारसी से बदल करके अंग्रेजी की गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी भी हमारे न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो ये हुआ था गिलक्राइस्ट के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विभाषा एक प्रांत या डाट में प्रचलित होती है। तो ये होती है उपप्रांत में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपप्रांत में। ऑप्शन बी यहाँ पे प्रांत या यहाँ पे इसके बाद खाली स्थान रहेगा में प्रचलित है, किसमें, तो उपप्रांत में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प चुने। डाट भाषा अस्थायी होती है। तो मौखिक भाषा अस्थायी होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। विभाषा किसे कहते हैं। तो ये हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां जो हैं ये विभाषा होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाषा है तो भाषा अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है। तो भाषा जो है ये भास धातु से बनी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नीचे यहाँ पे हलंत लगेगा, भास धातु से बनी है भाषा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यूपीएससी जेईई एग्जाम 2016 में पूछा गया है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। किसमें, तो मॉरिशस में किया जाता है, जहाँ की बहुत सारी जो जनसंख्या है वहाँ की वो भारतीय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। ब्लूमफील्ड, जेफरसन, सोस्यूर या फिर ग्लीसन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सोस्यूर। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोस्यूर को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है इनके प्रतिपादित सिद्धांत जो हैं ये भाषाई क्रांति के रूप में उभरे थे और इन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका पूरा नाम फर्डिनेंड द सोस्यूर है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है। तो प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती। तो यहाँ पे तब तो बंगाली बोली जाती थी, लेकिन अब फर्स्ट नंबर पर हिंदी है। फर्स्ट पर हिंदी है और दूसरे नंबर पर यहाँ पे सेकंड नंबर पर बंगाली आ जाएगी, बंगाली।
अब याद रखिएगा 2011 के अनुसार, 2001 का आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2001 के हिसाब से बंगाली थी, लेकिन अब 2011 के अनुसार हिंदी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बंगाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। UPSI 2017 का ये प्रश्न है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। तो यहाँ पे मराठी जो है ये हिंदी की उपभाषा नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं? तो भाषा संबंधी भूल को त्रुटि कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी है, क्या है अग्रणी? तो वाइगोत्स्की है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। UP CTET एग्जाम फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्रश्न है 2016 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी कौन है? तो वाइगोत्स्की हैं, ऑप्शन ए सही आंसर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो सबसे पहले सुझाया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है व्यंजन विपर्यय का, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। GIC प्रवक्ता 2012 का प्रश्न। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधि जो है मागधी अर्ध अपभ्रंश से विकसित हुई है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इसमें से जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है ये है मैथिली, बिहार में बोली जाती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टकसाली भाषा कहते हैं? तो टकसाली भाषा जो है परिनिष्ठित भाषा को कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक भाषा की विशेषता है? तो मानक भाषा की विशेषता जो है यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मानक भाषा को परिनिष्ठित या आदर्श भाषा कहा जाता है। मानक भाषा को परिनिष्ठित या आदर्श भाषा यहाँ पे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। BPSC स्कूल टीचर परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार जो है ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ, इतिहास, रचना, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द भंडार आदि के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति जो है जटिलता से सरलता की ओर है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ डाट रहती हैं, तो निश्चितता रहती है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है? तो मानकता प्राप्त करने पर वह सरल हो जाती है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया है, ऑप्शन बी सही आंसर। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भाषा वैज्ञानिक के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो ये अनुवाद अंग्रेजी का है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी हिंदी की जो भाषा है ये कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए यहाँ पे अभिधात्मक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? इसमें से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य जो है वस्तुनिष्ठ शैली से है, KVS प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है, ऑप्शन बी सही आंसर। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो पारिभाषिक शब्दावली जो है ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो हिंदी की शैली यहाँ पे मसनवी को नहीं मानेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी संस्कृतनिष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी हिंदी और दक्षिणी हिंदी ये सब हिंदी की शैली मानी जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा एक गलत विशेषता है उसे चुनिए।
तो यहाँ पे जो विशेषता गलत है वह कौन सा है, तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये यहाँ पे गलत है। भाषा जो है ये पैतृक संपत्ति नहीं होती है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, तो हिंदी भारत की जो है राजभाषा है। संपर्क भाषा, ऑप्शन सी यहाँ पे माना गया है, संपर्क भाषा। यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है जो देश के विभिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों के लिए संपर्क का माध्यम है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा की राजभाषा, भारत की राजभाषा भी है। तो यहाँ पे राजभाषा है, वर्तनी पर ध्यान दीजिएगा, राजभाषा नहीं है, ये गलत है, ना कि राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, तो यहाँ पे राजभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी की उपबोलियों की संख्या है कितनी, तो 5 है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये 5 जो है उपभाषा हैं, ऑप्शन ए सही आंसर। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 हैं, अभी ऊपर हमने देखा, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है, तो हिंदी की उपभाषा मालवी नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, तो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि हमेशा न्यूज़ में विवाद चलता रहता है कि आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, कर्नाटक में हो तो कन्नड़ बोलो, केरल में हो तो मलयालम बोलो, नहीं तो मॉब लीचिंग हो जाती है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें देखने में मिलती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खसखुरा या गोरखाली भाषा है, तो ये भाषा नेपाल की राजभाषा है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, तो हिंदी में अधिकांश शब्द जो है संस्कृत भाषा से आए हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंधी भाषा का शब्द किससे है, तो सिंधी भाषा का जो है संबंध जो है ये ब्राचड़ से है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश किस शाखा से हुआ है, तो ब्राचड़ से हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। इनमें से गलत कथन है कौन सा, तो रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णता विकसित होती है, ये कथन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेष कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है, तो सुनना और समझना जो है ये भाषा का पहला स्टेप है जिसको कोई बच्चा सीखता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 256 प्रश्न जिनको हमने जो है सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।